स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन। इस वीडियो में स्टार्ट किया कंटिन्यू करते हैं जिसको मनी एंड क्रेडिट, जो हमारा एनडीएस 10th क्लास इकोनॉमिक्स का सिलेबस चला हुआ है, उसमें हम थर्ड चैप्टर को कंसीडर कर रहे हैं। उसमें हमने एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना दिया जहां बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कंसीडर किए हैं। यहाँ पे हम डिटेल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको नाम हमने दिया है कि लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। दैट मींस मेनली हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे हाउ ए बैंक परफॉर्म्स। Means there is so many doubts regarding the working system of the bank, how they work, कैसे वो मनी क्रिएट करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो मेनली अगर मैं इसको डिटेल में समझूं तो पहले मुझे सबसे पहले तो दो बैंकों के बारे में समझ लेना है, जिसमें सबसे पहले मेरे पास आता है सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक की अगर बात करूं तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक मेरे पास आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेता हूँ। अपेक्स बॉडी है, पूरे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई। क्लियर है चीज। साथ साथ एक चीज और यहाँ पे समझ लें कि जो मनी सप्लाई होती है ना, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लोगों के हाथ में कितना पैसा है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के हाथ में कितना पैसा है, उसका सप्लाई को मेक श्योर करना प्रॉपर तरीके से, ज्यादा सप्लाई ना हो, कम ना हो, एक लेवल मेंटेन करके रखने का काम भी कौन करता है? आरबीआई। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, एक्सेस सप्लाई अगर हो जाती है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जाएगा तो उनकी डिमांड्स क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। डिमांड्स अगर इंक्रीज होंगी तो इकोनॉमी में क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। और किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आना ये उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा एक मतलब स्टॉपेज बन सकता है, मैं कहूं एक प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट कर सकता है। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सब डिसीजन को लेना, इसका काम किसको करना है? आरबीआई को। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मुझे सिर्फ आरबीआई के फंक्शन समझने हैं, उनको मैं बाद में समझ लूंगा। उन फंक्शंस में मैं डिटेल में इस चीजों को कंसीडर कर लूंगा। फिलहाल मुझे जो दूसरा बैंक है उसको समझना है, कॉमर्शियल बैंक होते क्या है। अब कॉमर्शियल बैंक की बात करूं तो एक सिंपल सी बात है कि दो ही काम करते हैं कॉमर्शियल बैंक। पहला काम क्या होता है कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का मतलब, भैया मेरे पास क्या थी? सेविंग थी, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था, मैं घर पे रख नहीं सकता उसको सेफ्टी इश्यू के कारण, तो मैं कहां लेके जाऊंगा? मैं उसको क्या करूंगा? बैंक में जमा करा दूंगा। तो मेनली क्या होता है कि फर्स्ट ड्यूटी विच इज परफॉर्म बाय द कॉमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। मींस दोज पीपल हैविंग एक्सेस मनी और सेविंग, दे कैन डिपॉजिट देयर मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। क्लियर चीज। तो पहला ये होगा कि डिपॉजिट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। क्लियर चीज। दूसरी जो बात है कि दूसरा फंक्शन जो कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं, वो जो बोरोअर्स होते हैं या पीपल दोज हु नीड मनी, उनको वो मनी प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक। यानी अगर सिंपल तरीके से समझूं तो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको फाइनेंशियल बैकअप वो प्रोवाइड करते हैं किसी भी पर्पज से, चाहे एग्रीकल्चर पर्पज हो या फिर बिजनेस पर्पज हो। ये काम कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक। एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे, एक नॉर्मल इंसान के तौर पे मैं कभी भी डील नहीं करता आरबीआई के साथ। क्लियर है चीज। मैं सीधे कभी भी, चाहे मैं कितना ही बड़ा बिजनेस हूं, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा हो, कितनी करोड़ की मेरे पास कंपनी हो, कितना ही टर्नओवर मेरा हो साल का, लेकिन मैं कभी भी सीधे अपेक्स बॉडी या सेंट्रल बैंक के साथ डील नहीं करूंगा। मेरे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सभी किसके साथ होंगे? कॉमर्शियल बैंक के साथ। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं किसी बिजनेसमैन को, मान लो अनिल अंबानी को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत बड़ा वो मतलब एशिया का कहूंगी मतलब जो टॉप रिचेस्ट पर्सन उनमें आता है, तो वो भी सीधे आरबीआई के पास डील नहीं करता, वो किसके पास डील करेगा? कॉमर्शियल बैंक के साथ डील करेगा। क्लियर है। यानी एक ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल इंसान के तौर पे आरबीआई के साथ डील नहीं किया जाता। क्लियर है चीज। तो यहाँ पे जो लोन एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, वो लोन एक्टिविटी परफॉर्म होती है यहाँ पे आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक के बीच में होती है। लेकिन मुझे मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग समझना है कि कॉमर्शियल बैंक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ कैसे डील करते हैं। क्लियर है चीज। तो चार्ट मैंने बना रखा है जिसमें फर्स्ट स्टेप मैंने समझा है डिपॉजिटर्स, बैंक और बोरोवर्स। अब इसको मैं समझता हूं। सबसे पहले मैंने बात की जो सेविंग्स मेरे पास होंगी, उन सेविंग्स को मैं कहां लेके जाऊंगा? यानी यहां पे जो मेरे पास सेविंग्स है, उन सेविंग्स को मैं कहां लेके आऊंगा? बैंक में। अब सेविंग्स को बैंक में लेके आऊंगा तो वो बैंक के पास आ गया, यानी मेरा जो सरप्लस पैसा था बीइंग ए डिपॉजिटर्स वो किसके पास आ गया? बैंक के पास। अब बैंक उसके बदले में मुझे क्या देगा? इंटरेस्ट। यानी वो मेरे पास एक अर्निंग, एक रेगुलर इनकम का सोर्स मेरे पास होगा जो डिपॉजिट मैंने जमा कराया। अब मुझे मेनली समझना है कि बैंक के पास जो डिपॉजिटर से पैसा आया, डिपॉजिटर से जो पैसा आता है उसको मैं कंसीडर करता हूं किसमें? प्राइमरी डिपॉजिट में। हमने पिछली क्लास में भी इसको कंसीडर किया था। एक कंज्यूमर के तौर पे, एक अकाउंट होल्डर के तौर पे जो पैसा आपने डिपॉजिट कराया है वो कहलाता है प्राइमरी डिपॉजिट।
अब ये जो प्राइमरी डिपॉजिट है बैंक के पास आ गया, बैंक इसको डिपॉजिटर जिसने जमा कराया उसको ड्यू डेट पे आते हैं, जो भी टाइम वगैरह फिक्स किया गया उस पर इंटरेस्ट वगैरह पे करता रहता है। लेकिन बैंक अब इस पैसे का करेगा क्या ये मुझे समझना है। यानी प्राइमरी डिपॉजिट के तौर पे जो पैसा मेरे पास, अगर बैंक के तौर पे अपने आप को कंसिडर करूं, जो पैसा मेरे पास है मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूं। अब यहां से मुझे ध्यान रखना है कि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होगी एक कॉमर्शियल बैंक के तौर पे, यानी मैं कहूँ एक कॉमर्शियल बैंक के तौर पे सबसे पहले डिपॉजिट को कैसे यूटिलाइज करना है। उस डिपॉजिट को यूटिलाइज करने से पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटी होती है जिसका बर्डन आरबीआई की तरफ से मेरे ऊपर रहता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी बैंक को या मैं कहूँ बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस देने का काम कौन करता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक। अब ये अगर इसके रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा कॉमर्शियल बैंक, तो यहाँ पे चांसेस है उसका लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दे, उसका जो बैंकिंग सिस्टम उसको क्या कर दे, वो बैन कर दे, आगे बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म ना कर पाए। तो सबसे पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटी होंगी कॉमर्शियल बैंक के सामने जो उसको पूरी करनी है बिफोर मेकिंग एनी यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। तो सबसे पहले जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो आती है यहाँ पे लीगल रिजर्व रेशियो। और लीगल रिजर्व रेशियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। पहला जो है वो क्या है, सीआरआर, और दूसरा क्या है, एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैंड फॉर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये दोनों लीगल फॉर्मेलिटी हैं, यानी आरबीआई ने जो गाइडलाइन दे रखे हैं, सेंट्रल बैंक ने जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं कि हाउ टू वर्क बीइंग ए कॉमर्शियल बैंक, उनके अंडर में पहली प्रोविजन क्या रखा है, यू हैव टू मेंटेन लीगल रिजर्व रेशियो व्हिच इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये होते क्या है इनको समझ लेते हैं। यानी अगर एक कॉमर्शियल बैंक के तौर पे मैं कंसिडर करता हूं, यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पे रख लिया किसको, पंजाब नेशनल बैंक को, और यहाँ पे मैंने रखा किसको, आरबीआई को। क्लियर है चीज। अब प्राइमरी डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट करेगा, जाहिर सी बात है कॉमर्शियल बैंक करेगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक। अब उन प्राइमरी डिपॉजिट्स का, यानी जो प्राइमरी डिपॉजिट्स किसने एक्सेप्ट किए हैं, पीएनबी ने कॉमर्शियल बैंक के तौर पे, उन प्राइमरी डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट पीएनबी को किसके पास जमा कराना है, आरबीआई के पास। इसको मैं नाम देता हूं किसका, सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर है चीज। मान लेता हूं कि मुझे यहाँ पे टोटल डिपॉजिट मिला कितने का, ₹100 का। तो इस 100 रुपीज में से पीएनबी ने क्या किया कि 25 रुपीज किसके पास जमा करा दिए, आरबीआई के पास एज ए सीआरआर। क्लियर है चीज। अब चूंकि सिंपल सी बात है ना कि मतलब एक चीज अगर मैं सोचने की कोशिश करूं कि कई बार क्या होता है कि मान लो 100 रुपए मेरे पास थे, अब 100 रुपए में 25 मैंने किसके पास रख दी, आरबीआई के पास। अब क्या करूं अगर कुछ लोग पैसा निकलवाने आ जाए, तो पैसा निकलवाने के लिए उनको भी तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा ना। बीइंग ए कॉमर्शियल बैंक मैं मना नहीं कर सकता किसी को, भाई किसी का पैसा अगर मेरे पास जमा है तो मैं उसको कैसे डिनाई करूं कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर वो मेरी वो जो वर्किंग स्टाइल है या वो वर्किंग पॉलिसी है उस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो फ्यूचर में डिमांड होगी डिपॉजिट की, जो लोग पैसा निकलवाने आएंगे, जिन्होंने डिपॉजिट कराया निकलवाने आएंगे, उनकी डिमांड को मीट आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, एसएलआर मेंटेन करता हूं, यानी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी उन्हीं प्राइमरी डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट कॉमर्शियल बैंक अपने पास भी रिजर्व के तौर पे रखते हैं, ताकि जो विड्रॉल डिमांड है या जो लोग डिमांड करेंगे विड्रॉल की, उनकी डिमांड को मीट आउट कर सकूं, किससे, एसएलआर से। क्लियर है चीज। अब यहाँ पे मान लेता हूं कि टोटल यहाँ पे एसएलआर मैंने रख लिया कितना, 15 रुपीज, यानी टोटल 100 डिपॉजिट था मेरे पास, 100 में से 25 कहां चला गया, सीआरआर के रूप में, और 15 मैंने कहां रखा, एसएलआर के रूप में। यानी अब जो पैसा मेरे पास बचा है वो है टोटल कितना, 60 रुपीज, क्योंकि 25, 15, 14 हो गया, बैलेंस कितना बचा, 60 रुपीज। अब इस 60 रुपीज से मुझे क्रेडिट क्रिएशन करना है, लोन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। यानी अगर इनडायरेक्ट वे में कहूं तो मैं मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है ना, पैसे से पैसा बनाने का काम कॉमर्शियल बैंक करते हैं, वो इस पैसे से होगा 60 रुपीज। यानी अब ये 60 रुपीज लीगल रिजर्व रेशियो के बाद मेरे पास सरप्लस है। अब सरप्लस है जिसको मैं किसको प्रोवाइड कर दूंगा, बोरोवर को, यानी ₹60 मैं किसको दूंगा, बोरोवर को। अब फिर वही बात आती है कि बोरोवर को मैं कैश में पैसा नहीं दूंगा, मैं उसको कहूंगा आप अपने यहाँ, मेरे यहाँ पे क्या करो, कॉमर्शियल बैंक जो भी मान लो पीएनबी है उसके पास मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूं, तो पीएनबी मुझे कैश में पैसा नहीं देगा, वो मुझे क्या कहेगा कि आप अपना अकाउंट क्या खुलाओ, हमारी ब्रांच में खुलाओ, हमारे बैंक में खुलाओ, ठीक है। और जो लोन का पैसा है हम आपके अकाउंट में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो ये क्या हुआ,
कि ये पैसा मेरे लोन अकाउंट में आ गया लेकिन अभी भी बैंक के पास ही है। तो यानी जो पैसा लोन के एवज में दिया किसने, कॉमर्शियल बैंक ने बोरोवर को, उसको हम नाम देंगे किसका, सेकेंडरी डिपॉजिट का। क्लियर है चीज। अब जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो किसमें आता है, लोन के एवज में मिला, यानी बोरोवर को जो लोन हमने दिया वो भी हमने क्या किया, उसके अकाउंट में पैसा डाला है और उसका अकाउंट कहां पे, हमारे पास है। तो उस केस में वो भी पैसा किसके पास है, अभी बैंक के पास है। क्लियर है चीज। अब बोरोवर को हमने कितना दे दिया, 60 रुपीज लोन दे दिया और इसके बदले में बोरोवर क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक को क्या देगा, इंटरेस्ट। यानी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहां जब डिपॉजिटर्स ने पैसा जमा कराया था तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया था किसको, जिन्होंने पैसा जमा कराया था डिपॉजिटर्स को। अब चूंकि बोरोवर को बैंक ने लोन दिया है कॉमर्शियल बैंक ने, तो वो बोरोवर से क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी बोरोवर से इंटरेस्ट निकल के किसके पास आएगा, बैंक के पास। अब एक क्वेश्चन जो बार बार मेरे माइंड में आता है कि सर बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। अगर सोच लेता हूं, मान लो एक पर्टिकुलर ब्रांच मेरे पास है, उस ब्रांच में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो कैसे मैनेज होंगे, उसके वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चे हैं, ये कैसे मेंटेन होंगे। तो ये चीज मुझे ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी बैंक को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा नहीं मिलता। यानी उसका जो सिस्टम है, यानी जो पैसा उन्होंने जमा किया वो उस पे जो ब्याज देंगे वो, और प्लस जो पैसा उन्होंने लोन के एवज में लिया है या लोन के एवज में दिया है उस पे जो इंटरेस्ट करेंगे वो, यानी ये जो इंटरेस्ट इन्होंने कमाया है बोरोवर से, ये क्या हो गया, इनकी इनकम। ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट ये देंगे किसको, बोरोवर को, ये इनका क्या हो गया, एक्सपेंस। अब ये चीज आप अप्लाई करके देख लेना, जब भी बैंक क्या करता है, आपको पैसा डिपॉजिट है उसके हमेशा इंटरेस्ट आपको कम देगा कंपेयर टू जो पैसा उसने बोरोवर को दिया है लोन के एवज में, उस पर इंटरेस्ट हमेशा क्या करता है, वो ज्यादा लेता है। यानी यहाँ जो इनकम है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू एक्सपेंसेस, और जो सरप्लस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। या मैं कहूँ कि इसे इंटरेस्ट का जो इनकम वो जनरेट करें, अदर वेरियस काइंड ऑफ अदर फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे भाई एज एजेंट भी काम करते हैं, ठीक है, एज ए लोकर भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसा भी आपका लगवा देते हैं, एज ए ब्रोकर भी वो काम करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, आपके लिए इन्वेस्टमेंट का भी काम करते हैं। तो देयर आर सो मेनी टास्क विच इज परफॉर्म बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो उनके में जो रिटर्न उनको मिलता है वो उनकी इनकम होता है, और उस इनकम से ही क्या करना है, उसको पर्टिकुलर ब्रांच के सारे खर्चे क्या करने हैं, मीट आउट करने होते हैं। उनको कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी वगैरह का पैसा नहीं मिलता है। जो भी पैसा दिया जाता है, जो भी खर्चे होते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के, वो वहां से क्या होंगे, मीट आउट किए जाएंगे। क्लियर है चीज। तो ये एक तरीका था किसका, जो बैंक्स होते हैं लोन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। लोन एक्टिविटी को कैसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे परफॉर्म करता है, कॉमर्शियल बैंक को हम समझ चुके हैं, डिपॉजिट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट जिनको होती है, जिनको नीड होती है, उनको क्या करता है, लोन प्रोवाइड कर देता है। इसको एक एग्जांपल से अपने कंसीडर कर लिया। अब बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई हमने बताया था कि एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी काम करता है, अपेक्स बैंक होता है, देश का सबसे बड़ा बैंक होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है, गवर्नमेंट से ऑर्डर लेना इसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है कि ये स्टेप आपने लिया, इसको आप सही या गलत बता सकते हो। जैसे हमने बात की थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, तो उस समय के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उन्होंने क्या था, उसको मना कर दिया था। यानी जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी था, उन्होंने उनको कहा था कि ये सही समय नहीं है नोटबंदी करने का। इससे क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम में एनपीए क्या होगा, बढ़ जाएगा। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स, यानी जब किसी पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, किसी अकाउंट के ऊपर किसी को लोन आपने दे रखा है, उसके अगर हमें 2 इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिला और 2 इंस्टॉलमेंट हमें इंटरेस्ट नहीं मिला, तो उसको हम किसमें कंसीडर कर लेते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जिनका पैसा लगभग डूबने वाला होता है, जिनसे पैसा नहीं आ रहा है। मैं कहूँ एनपीए बढ़ता है तो एनपीए बढ़ने का मतलब आपके बैंकिंग सिस्टम में क्या है, प्रॉब्लम है। क्लियर है चीज। तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर मानना जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट को आदेश दे सकता है, मानना नहीं मानना फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और आरबीआई। टोटल बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, लेकिन मेनली हम कंसीडर करेंगे जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं नोट इश्यूइंग अथॉरिटी। नोट इश्यूइंग अथॉरिटी का मतलब क्या होगा, यानी देश की इकोनॉमी में, यानी देश में जो भी करेंसी चलती है। अब जो भी करेंसी चलती है मतलब इसमें यहां पर बात कर लेता हूं, मैंने पहले भी बताया था कि जो 1 रुपए का नोट और सिक्का है, क्लियर चीज, देश में जो करेंसी, मोड ऑफ करेंसी अवेलेबल है, उसमें 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का नोट, वो आरबीआई के अंडर में नहीं है। इसको कहूं अगर मैं, या 1 रुपए का सिक्का कहूं या नोट कहूं या फिर मैं इसको कॉइन बोलूं, इसको इश्यू करने का राइट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, ठीक है।
1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा जो भी मोड ऑफ करेंसी है, जो भी करेंसी नोट है, जो भी कॉइन्स हैं, उनको सबको कौन इश्यू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है चीज? यानी 1 रुपए के सिक्के नोट को आप छोड़ दीजिए, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास है, गवर्नमेंट के पास है। उसके अलावा जितने भी मोड ऑफ करेंसी अवेलेबल है, चाहे वो हायर फॉर्म ऑफ नोट्स हो, हायर फॉर्म ऑफ करेंसी हो, उन सबको कौन इश्यू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक मोनोपोली राइट किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करेंसी इशू करने का। क्लियर है चीज? उसके बाद बात करते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब सिंपल सी बात है, मैंने कहा है कि ह्यूमन बीइंग के तौर पे मैं सीधे डील किसके साथ करूंगा भैया? मैं कॉमर्शियल बैंक के साथ डील करूंगा। क्या गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा होता है? क्या गवर्नमेंट के पास भी ये राइट है या उसके पास भी ये लिमिटेशन, उसके ऊपर भी ये लिमिटेशन अप्लाई होती है कि वो भी सीधे आरबीआई से डील नहीं कर सकते? वो भी किससे डील करेंगे? कॉमर्शियल बैंक से। ऐसा नहीं है। जब भी गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होगी किसकी? फाइनेंशियल असिस्टेंस की या किसी फाइनेंशियल बैकअप की, तो उस केस में गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम कौन करता है? आरबीआई। चाहे वो करेंसी को प्रिंट करके दे या फिर कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट उठा के, कॉमर्शियल बैंक से अपने पास डिपॉजिट बढ़वा के फिर गवर्नमेंट को लोन दे, लेकिन गवर्नमेंट को लोन देने का काम कौन करता है? आरबीआई। यानी व्हेनेवर गवर्नमेंट नीड्स एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, इन दैट केस गवर्नमेंट ऑलवेज लुक्स एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ ही क्या करेगी? देखेगी और उनसे क्या करेगी? लोन लेगी। उसके बाद बात करते हैं बैंकर्स बैंक। अब बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था कि रिजर्व बैंक क्या करता है? बैंकिंग या बैंक को लाइसेंस देने का काम कौन करता है? मेनली बैंक नहीं होते, बैंकिंग कंपनीज होती है। तो इन बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस देने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पंजाब नेशनल बैंक बैंक नहीं है, बल्कि वो बैंकिंग कंपनी है जो आरबीआई से लाइसेंस लेकर बैंकिंग ड्यूटीज को क्या करिए? परफॉर्म करिए। तो उस केस में अगर बात करूंगा तो बैंकर्स बैंक का किसी बैंक को अगर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे अभी अगर बात करें, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स जिनको बार बार जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते रहते हैं कि आपका वर्किंग स्टाइल सही नहीं है। जैसे हमने रिसेंटली मतलब जो हाई लेवल के बिजनेसमैन थे उनके लोन के बारे में बात की थी, जो आज भी मतलब बैंकों से लोन वगैरह लेके कहीं फॉरेन कंट्री में सेटल हो चुके हैं। तो जब भी कोई बैंक दिवालिया होगा, बैंक करप्ट होगा, उस केस में उस बैंक को बैकअप देने का काम भी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं कहूं कि बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक को जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको लोन किससे मिलता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। उसके बाद बात करते हैं लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अब लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या है? सिंपल तरीके से समझो कि जब सारे रास्ते आपके पास बंद हो जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, कॉमर्शियल बैंक कुछ नहीं कर सकते, वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसमैन जो भी अलग अलग बिजनेस करते हैं वो भी बिल्कुल रुक चुके हैं। तो जब सारे रास्ते आपके पास बंद हो जाते हैं, जब आपको कहीं से भी पैसा नहीं मिलता, अगर एक गवर्नमेंट के तौर पर मैं कंसिडर करूं तो मुझे ना तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिला, ना ही मुझे वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला। जब सारे रास्ते मेरे बंद हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो लास्ट में मुझे पैसा दे सकता है वो क्या है? आरबीआई। यानी लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या है कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो उस केस में आपको रास्ता दिखाने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर सिंपल तरीके से समझूं, जब सब पैसा देने से मना कर देते हैं तो उस केस में आपको पैसा कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के केस में अप्लाई नहीं होता, ये हायर एजेंसी के केस में अप्लाई होता है। जैसे गवर्नमेंट के तौर पर अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को पैसा कौन देता है? आरबीआई। उसके बाद बात करते हैं क्लियर हाउसिंग फंक्शन। अब क्लियर हाउसिंग फंक्शन को अगर समझूं तो थोड़ा बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे मान लेता हूं एक्स और वाई। अब एक्स का अकाउंट किसमें है? पीएनबी में, और वाई का अकाउंट किसमें है? एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब एक्स ने वाई को चेक दिया 15,000 का, ठीक है, और वाई ने एक्स को चेक दिया कितने का? 10,000 का। अब इसको आसान तरीके से समझते हैं। एक्स ने किसको चेक दिया था? वाई को। कितना? 15,000 का। और वाई ने एक्स को चेक कितने का दिया था? 10,000 का। अब यहाँ पे ध्यान देना कि पीएनबी से 15,000 निकल के कहां जाएंगे? एसबीआई में, क्योंकि एक्स के अकाउंट से निकलेंगे वाई के अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। और फिर एसबीआई से 10,000 निकल के कहां पे आ जाएंगे? पीएनबी में, यानी वाई के अकाउंट से 10,000 निकलेंगे और किसके पास आ जाएंगे? एक्स के, जो कि एक्स का अकाउंट किसमें है? पीएनबी में। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों अकाउंट, दोनों बैंक हैं, आपस में ट्रांजेक्शन करें, तो इनके ट्रांजेक्शन को मीट आउट करना एक सिंगल ट्रांजेक्शन के साथ, वो काम कौन करता है? आरबीआई। यानी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक क्लियर हाउसिंग फंक्शन क्या है कि सिंपल सी बात क्या होगी कि एसबीआई से 10,000 निकलना है पीएनबी में, और पीएनबी से कितना निकलना है? 15,000। तो ये क्या करेगा कि पीएनबी से 5,000 रुपए निकाल लेगा, यानी 5,000 एक्स के निकल के किसमें चले जाएंगे? वाई में, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम में क्या होगा? एक सिंगल ट्रांजेक्शन निकालो, दोनों ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया? इसने मीट आउट कर दिया। तो ये कहलाता है क्लियर हाउसिंग फंक्शन। इस तरह के ट्रांजेक्शन को मीट आउट करता है तो वही क्या कहलाता है? क्लियर हाउसिंग फंक्शन। उसके बाद बात करें कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर बात कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो इसको हम टेक्निकल वे में फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यानी एक सिंपल तरीके से इस चीज को समझो कि मेरे देश में जितना भी फॉरेन करेंसी का भंडार है,
जितनी भी फॉरेन करेंसी मेरी कंट्री में अवेलेबल है वो सारी की सारी किसके पास है? आरबीआई के पास। यानी उस फॉरेन करेंसी की कस्टडी किसके पास होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो जो भी कस्टोडियन है कौन? इसका फॉरेन एक्सचेंज का। जितनी भी फॉरेन करेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो यूरो में हो, डॉलर में हो, पौंड में हो, लेकिन मेरी इकोनॉमी में, मेरी कंट्री में जितनी भी फॉरेन करेंसी अवेलेबल है उसकी कस्टडी किसके पास होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। क्लियर है चीज? यानी जो पेपर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना कि रुपये के मुकाबले डॉलर कमजोर हो गया, मजबूत हो गया, तो वो सारी सिचुएशन में कौन हैंडल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल हम समझते हैं। कई बार हम बात करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? जब चीजों के प्राइस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, चीजों का प्राइस क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार उनमें हाइक आ रहा है, तो उस केस में उस सिचुएशन को कहूंगा इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का एक रीजन ये भी हो सकता है ना कि जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में क्या हो रही है? एक्सेस हो रही है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत है। इसको समझने का तरीका, मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन बहुत ज्यादा सस्ते कर दिए, लोन बहुत ज्यादा सस्ते कर दिए, रिजर्व बैंक ने सस्ते किए, तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे? सस्ते करेंगे। अब लोन सस्ते हैं तो लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी क्या करें? लोन ले रहे हैं। ठीक है, कोई कार खरीदना चाहता है, कोई मकान बनाना चाहता है, अलग अलग तरीके के लोन ले रहे हैं, क्योंकि लोन क्या है? सस्ते हैं। अब लोन अगर सस्ते होंगे, लोगों के हाथ में क्या होगा? पैसा जाएगा, और अगर पैसा उनके हाथ में गया तो उनकी डिमांड्स क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। अब डिमांड्स इंक्रीज होंगी तो गुड्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है? कम है। गुड्स के रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन तो नहीं हुआ ना उतना, तो डिमांड जैसे हाइक पे जाएंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब इस इन्फ्लेशन का एक रीजन क्या होगा कि आरबीआई ने पैसा बहुत ज्यादा इकोनॉमी में डाल दिया, बहुत ज्यादा पैसा कर दिया, लोगों के हाथ में चला गया। तो उस केस में क्या होगा कि क्रेडिट को कंट्रोल करके, क्रेडिट को कंट्रोल करने का मतलब वो लोगों के हाथ से पैसा निकालने या लोगों को पैसा कम करने। अब इसके अलग अलग तरीके आजमाता है, अलग अलग तरीके, इनके अलग अलग टूल्स है, कैसे काम करते हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, तो उनको हम नहीं समझेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ध्यान रखना है कि जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो आरबीआई क्या करता है? लोन्स को सस्ते या महंगे करके, जब इन्फ्लेशन है तो लोन्स क्या करेगा? महंगे कर देगा। ठीक है, अपने डिपॉजिट्स पे क्या करेगा? इंटरेस्ट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट, अब मान लो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट बढ़ गया, अब जो लोग कॉमर्शियल बैंक के पास जमा करा रहे हैं पैसा, उनको ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे? खर्चे कम करेंगे और पैसा किसके पास डालेंगे? बैंक में। ठीक है, अब लोगों ने पैसा बैंक में जमा करा दिया तो उनके हाथ से पैसा क्या होगा? निकल गया। तो उस सिचुएशन में डिमांड किसके बराबर आ जाएगी? सप्लाई की। और अगर इसका अपोजिट है डिफ्लेशन, अब डिफ्लेशन का मतलब क्या होगा? डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो उसमें उस केस में क्या करेगा कि लोन्स वगैरह सस्ते कर देगा। लोन्स वगैरह सस्ते करेगा तो लोगों के हाथ में पैसा चला जाएगा और उनकी डिमांड क्या होगी? फिर से मीट आउट कर लेंगे, मीट आउट हो जाएंगे, फिर से डिमांड बराबर किसकी हो जाएगी? सप्लाई की। ठीक है, तो ये फंक्शंस है जो आरबीआई परफॉर्म करता है किसी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, किसी इकोनॉमी का वर्किंग सिस्टम जो मनी के रिगार्डिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कंसीडर करेंगे जो अदर एस्पेक्ट इस चैप्टर के बच जाते हैं, मनी एंड क्रेडिट। टिल देन थैंक यू सो मच।